गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? चलिए, हमने फर्स्ट बुक के 2 चैप्टर किए थे। आज हम ले रहे हैं सेकंड बुक, जो है भारत का भूगोल। आप सभी को पता होगा कि जो 2 बुक्स हैं उसमें सेकंड वाली जो बुक है वो हमारी है भारत भौतिक पर्यावरण। ये है हमारी बुक भारत भौतिक पर्यावरण। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आज मैं ले रही हूँ जो सीधा भारत के बारे में है। भारत की स्थिति, भारत का विश्व में स्थान, भारत में उनका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान। और अगर एट ए ग्लांस आप कभी चैप्टर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सारा वही है जो आप 8th में 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब होता है पृथ्वी जो एक गोला है, जब उसको हम हाफ आधे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और फिर जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, वो भी विश्व को 2 भागों में बांटती है। एक है पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस हिसाब से हम देखते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, इसके बाद विश्व में भारत का क्या स्थान है? अब जनसंख्या की दृष्टि से पहले भारत का स्थान दूसरा था। अब सब अवेयर हैं, भारत चाइना को छोड़ के पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, और अगर हम कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। तो पहले 6 कौन कौन से हैं? देखो, पहला है, सबसे पहला बड़ा कंट्री है रूस। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी है, बाकी नॉलेज के लिए तो आप सिलेबस के हिसाब से इतना ही बहुत है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। इसके बाद बेटा हम करते हैं भारत का विस्तार। तो भारत के विस्तार में सबसे पहले आता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में भारत 8 डिग्री 4 मिनट, आप देखिए हम मिनट इस तरह से लिखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मैं इसकी आपको फोटो भेज दूंगी तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है भारत। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप ध्यान से अगर देखेंगे मैप तो मैप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस भी इसमें दिया हुआ है, नहीं तो मैं आपको ये फोटो भेज दूंगी। और लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल समझते हैं? अक्षांश रेखाएं ये वाली जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल ये होती हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हैं। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक। ये है पूर्वी देशांतर। जैसे मैंने बताया तुम्हें, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो अगर हम देखें, जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम राज्य और उसकी यूनियन
टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आप जानते ही हैं, संघीय राज्य जिसको बोलते हैं। 370 वाली धारा भी आप लोगों को याद होगी, जो कुछ साल पहले लगाई गई थी। तो उसके हिसाब से अब जो हमारे राज्य हो गए हैं वो हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं 9। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। संघीय राज्य कहिए या यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्य कहिए। अब स्टेट्स तो आपका मैप दिया हुआ है, यू कैन फाइंड आउट द 28 स्टेट्स, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक एक्टिविटी दी थी जब हम फर्स्ट या सेकंड क्लास कर रहे थे कि बेटा इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके उसमें ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो दिखाइए। अगर आपने दिखाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिखाए तो अब दोबारा से कर लीजिए ये एक्टिविटी। राज्य तो आप ढूंढ लेंगे, मैं आपको केंद्र शासित राज्य बता देती हूँ। केंद्र शासित राज्य हैं 9। पहला दिल्ली ले लो, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर फोर्थ है लक्षद्वीप, फिफ्थ है दादर एंड नागर, सिक्स्थ है दमन एंड दीव, उसके बाद आ गया क्या नाम है, 7th आ गया आपका पुडुचेरी, 7वां आ गया आपका पुडुचेरी और 8वां है जो अभी नया बना था लद्दाख, और लास्ट है जम्मू और कश्मीर। एक बार और सुन लीजिए, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी 3 हो गए, चौथा हो गया दमन एंड दीव, 5वां हो गया दादर एंड नागर, छठा अंडमान निकोबार, 7वां लक्षद्वीप, 8वां जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख। ये 9 हैं हमारे केंद्र शासित राज्य। और टोटल क्षेत्रफल कितना है, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हम 32.8 लिखते हैं ना, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। इस बुक के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो मैं 2 चीज़ें आपको मार्क कराना चाहूँगी। एक तो सेकंड पैराग्राफ में भारत की मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। आप ये मैप ही देख रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैप आपने देखा होगा ना इंडिया का। आप देखो, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक। अब पूर्व है, पूर्व में यहाँ से आप चलो अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में पूरा ये पोरबंदर यानी गुजरात तक भारत का विस्तार है। अब ये जो पूरा विस्तार है इसमें समुद्र भी आते हैं। दक्षिण में 3 समुद्र हैं, हिंद महासागर। अगर आप देखें ध्यान से नक्शा तो बेटा आप पूर्व और पश्चिम को भी ध्यान से देख के नक्शे में 2 चीज़ें देखो। एक तो ये हिंद महासागर सबको पता है, ठीक है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप पूर्वी पट्टी और पश्चिमी पट्टी के बारे में जान पाएंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो आपकी बुक में दिया है 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील लिखा है। समुद्री को नॉटिकल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप समुद्री मील बोलते हैं। कुछ खास बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पृथ्वी को जब हम नापते हैं, धरातल को, तो हम किलोमीटर में नापते हैं, और जहाँ पानी का विस्तार समुद्र आ जाता है उसको नॉटिकल माइल्स, और तुम्हारे हिंदी में तो और भी आसान है, उसको समुद्री दूरी कहते हैं। तो जो बाउंड्री है हमारी, जहाँ से समुद्र शुरू होता है, वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया भारत के पास आता है। उसके बाद जो है वो फिर दूसरी सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है। इतना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप इतना याद रखो कि भारत की सीमा में जो समुद्री सीमा है वो 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र भारत के अंडर आता है। क्लियर। अब इसके बाद तुम्हें दिया हुआ है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जो मैंने तुम्हें बता दिया कि वास्तविक दूरी उत्तर से दक्षिण 3214
किलोमीटर और पूरब से पश्चिम दूरी है 2933 किलोमीटर। क्लियर। अब इसके बाद है, इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अगर आप उसमें देखो ना, अंतर वो 30 डिग्री का है। उधर है वो 8 डिग्री से 37 और उधर है 68 से 97, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का फर्क है। लेकिन किलोमीटर में ये डिग्री इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है, या इसमें इतना फर्क क्यों हो जाता है? ज़्यादा नहीं हो जाती, इतना फर्क क्यों हो जाता है कि अक्षांशीय विस्तार 3214 और देशांतरीय विस्तार 2933 क्यों रह जाता है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो देखो इस तरह से होती हैं, आर्क्ड हैं, वो ध्रुवों पे जाके मिल जाती हैं। इसीलिए जब इनका क्षेत्रफल आता है तो वो थोड़ा सा कम आता है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्रफल आता है वो 3214 किलोमीटर आता है। क्लियर। आप अपनी बुक में भी ये पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला जो मैं शुरू कर रही हूँ वो है समय। आप सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के मानक समय के बारे में जानते हैं। होता क्या है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तापमान को प्रभावित करती हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तापमान धीरे धीरे कम होता है। कितने बच्चों को ये बात पता है? अगर नहीं पता तो इसे ज्योग्राफी का एक लॉ समझ के अपनी कॉपी में लिख लो और इसको हमेशा जब भी पढ़ो ध्यान दो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। फिर चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएं, तापमान हमेशा कम होता जाएगा। ये तो हो गया लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं का महत्व। अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ये क्या करती हैं? देशांतर रेखाएं जो हैं बेटा वो समय को प्रभावित करती हैं। समय को कैसे प्रभावित करती हैं? एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में 60 छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। फिर उन 60 में से हर एक के बीच में फिर 60 छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। अब इसको टेक्निकल मत समझो, सिंपल सा बताऊं, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। तो वैसे ही हमने एक देशांतर से दूसरी देशांतर में ये जो गैप्स हैं ये आ जाते। तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जब हम पहुंचते हैं तो 4 मिनट का फर्क पड़ता है समय में। अब देखो इसको भारत के संदर्भ में समझते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि भारत में 68 से लेके 97 पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत फैला है। आप माइनस करो, 30 डिग्री का डिफरेंस ऑलमोस्ट आता है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस होने का मतलब ये हुआ, अगर मैंने तुम्हें बताया हर एक देशांतर पर 4 मिनट का फर्क है तो आप 30 × 4 कर लो। कितना हो गया बेटा? 120 मिनट, यानी 120 अगर आया तो बताओ कितना आया फिर? 120 मिनट्स आए। तो इसका मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे का फर्क पड़ गया। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश में हैं और अगर कोई पोरबंदर में है लास्ट में, दोनों के समय में 2 घंटे का फर्क होगा। अब उस 2 घंटे का फर्क होगा, ट्रेनें चलेंगी, वहाँ कोई टाइम है, वहाँ कोई टाइम है, कुछ भी आपदा आ रही है वहाँ कोई टाइम है ना, बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी सारे इंडिया में, तो क्योंकि सारी चीज़ें टाइम से चलती हैं।
हर एक डिग्री पे अंतर होने का मतलब हुआ कोई घर से निकला, फिर उसका ऑफिस कहीं और है, उसका टाइम अलग हो जाएगा। तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको आप मानक समय कहते हो, उसके लिए एक लाइन चुनी गई और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया। और ये जो है इलाहाबाद में से होके जाती है ये लाइन। एक तरह से ये मिड पॉइंट तो नहीं है इंडिया का, लेकिन ये देखते हैं जिस लाइन पे 12 बजे से 1 बजे तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दोनों डिवीज़न बराबर हो जाएंगी ना, इसीलिए उसको भारत का मानक समय या मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। तो अब एक वर्ड के क्वेश्चन या एक अंक वाले क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन जाते हैं। अब एक तो यही हो गया, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का नाम बताओ, ये कहाँ से गुजरती है, या भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, किलोमीटर में बताओ। तो इस चैप्टर में ऐसे एक एक अंक वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप धीरे धीरे पढ़ो पाठ, क्वेश्चन भी बनाओ, आंसर भी लिखते जाओ। ठीक है, अब हर एक बच्चे के दिमाग में जो ध्यान से सुन रहा है उसके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैडम ने ये 4 मिनट कहाँ से निकाले कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक आने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट कहाँ से आए। सिंपल, मैं बताती हूँ, आप लिखते चले जाओ। देखो क्या होता है, हमारी पृथ्वी एक अपनी धुरी पे जो सर्कल पूरा करती है कितने घंटों में करती है बेटा? 24 घंटों में। और 24 घंटों में जब वो पूरा सर्कल घूमती है तो जो 360 रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, वो सारी घूमती हैं। पूरा सर्कल तभी होगा ना, पूरा सर्कल तभी होगा जब वो पूरे 360 को कवर करेगी। तो आप कैलकुलेट कर लो, 360 बटे 24, तो आपका जो टोटल आएगा वो 15 आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे ना सारा, 15 आएगा। अब 15 जो है वो मिनट्स हैं। सेकंड्स में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, 15 जो आया जब इनको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 15/60 बटे 15 कर दो, 4 आएगा। यानी एक से दूसरी देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से मैंने ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी बताई है, आप इसको करके देखिए ध्यान से। और इसमें फर्स्ट चैप्टर में यही 2-3 मेन चीज़ें हैं, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं या उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इनको आप पढ़िए, लेसन को कोशिश कीजिए करने की अच्छे से, और फिर कल हम इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आई विल टेक अगेन, और फिर तुम्हें अच्छे से ये समझ आ जाएगा। होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर। और तभी ये ना बेस है, प्रैक्टिकल वर्क का भी बेस है कि अक्षांश, और आगे आप करोगे प्रैक्टिकल में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उनका महत्व, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर इसी लेसन को दोबारा से करेंगे। एंड होप यू अंडरस्टैंड। अपना बुक बेटा ध्यान से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो। ज्योग्राफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि बहुत सारी जीवन की को प्रभावित करने वाली चीज़ें तुम्हें इसमें देखने को, सुनने को मिलेंगी। तो ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।